तो आप लोगों को सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो ये हमारा जो इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन बूट कैंप जो है, ये 2024 का पहला बूट कैंप है। मुझे नहीं लगता कि हम मजीद कर पाएंगे, आगे चल के देखेंगे क्या टाइम मिलता है नहीं मिलता। लेकिन इस बूट कैंप को करने का जो एक मकसद जो था वो ये था कि काफ़ी लोगों ने अलग से मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वो कुछ करना चाह रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर चीज़ें डिसिप्लिन के साथ नहीं हो रही। तो उस वजह से मैंने बोला था कि चलें ठीक है, एक हफ्ते का जो है कि हम बूट कैंप कर लेते हैं। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे की क्लास हुआ करेगी रोजाना, आज से लेकर तकरीबन समझ लें कि संडे तक या सैटरडे तक। तो 6 दिन में जितनी चीज़ें हम कवर कर सकेंगे हम कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम जो है कि कुछ अगर ऐसी चीज़ होगी ऊपर नीचे होगी तो फिर हम अलग से भी जो लोग सवाल पूछेंगे तो हम उसकी क्लासेस कर लिया करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर जो कि रिक्वायर्ड है डालना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग जो है कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो है कि हाईली रिस्की बिजनेस है। और इसके अंदर जो है कि बगैर किसी डिसिप्लिन के या बगैर किसी एजुकेशन के जब भी आप इंटर होने की कोशिश करेंगे तो मुंह की खाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रिस्क कैलकुलेटेड हो और आपको मालूम हो कि आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग जो है कि हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है K5 ट्रेडिंग, जो ये सारी वीडियो वहीं पे पोस्ट हुआ करेंगी। फेसबुक पे भी हमारा एक ग्रुप है K5 ट्रेडिंग के नाम से। टेलीग्राम में दो ग्रुप्स हैं, दो चैनल है। एक है वाइक ऑफ हब के नाम से और एक है वाइक ऑफ हब _PI VIP। ये अंडरस्कोर है ये। एक मिनट में इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। और ये कहाँ गया? ये _VIP है। और इसका जो है कि इसका इस चैनल का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हम लोगों ने क्लाउडा 2.0 के जो न्यू न्यू नए इंडिकेटर और सिस्टम जो हमने बनाया है तो उसके सारे सिग्नल वहां पर आते हैं। आपने कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में और वहाँ पे टाइप कीजिए आप कि वाइक ऑफ _VIP। और वो आपका जो है कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चैनल आ जाएगा। आप चैनल को क्लिक कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना? तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स आते हैं डेली की बेसिस के ऊपर। ये सिग्नल जो है कि हमारे स्कैनर इशू करते हैं। और इस और इसकी और यही चीज़ हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि इन सिग्नल्स का असल में मकसद क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इसी तरह हमारी वेबसाइट है wipofhub.com, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आ जाएगी। डिस्कोड सर्वर हमारा आप जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्कोड सर्वर के ऊपर भी हमारी यही चीज़ें चैन यही सिग्नल सारे के सारे आते हैं। तो डिस्कोड में अगर मैं आपको दिखा दूं कि डिस्कोड में इसलिए कि डिस्कोड में थोड़ी सी प्राइवेसी रहती है और वहाँ पे इतनी जो है ना कि दो नंबरियाँ नहीं होती। तो जैसे ये टेस्ट सिग्नल है, हमारे भी टेस्टिंग हो रही है, तो वो सारे सिग्नल आप देख रहे हैं कि वहीं पे आ रहे हैं। तो डिस्कोड सर्वर भी आप ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम जो आपका दिल चाहे, लेकिन हमारा जोर डिस्कोड पे इसलिए कि टेलीग्राम में स्कैमिंग बहुत होती है कि बहुत सारे स्कैमर्स आ जाते हैं, फिर लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, ये करते हैं, अजीब अजीब किस्म की कहानियां होती है टेलीग्राम में। तो इस वजह से हमारा जोर जो है डिस्कोड के ऊपर है। होती तो ये काम डिस्कोड में भी होता है लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा कोर्स है, ये हमारी कोर्स की आउटलाइन है कि सबसे पहले जो बेसिक दो चीज़ें जो आज हम करेंगे, ये इंट्रोडक्शन और ABC ऑफ द चार्ट। तो ये आज हम कवर करेंगे और बाकी चीज़ें जो है कि आने वाले दिनों में होंगी। फिर इसके बाद जो है कि जो अगला जो इसके अंदर आएगा ये आपका, फिर हम ये बताएंगे कि हमारा जो पूरे क्लाउडा 2.0 की जो फ्रैक्टल अप्रोच जो है ना वो ये है कि हम सिंगल बार पैटर्न से समझना शुरू करेंगे। फिर जो है कि इसके लोकल पैटर्न पे जाएंगे, लार्जर और फिर ट्रेंड डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें। तो पूरी हम जो है कि चीज़ों को एक सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे। तो बगैर सिस्टमेटिकली जो है ना कि चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएगी। तो हमारे स्टार्ट जो है कि वो बार पैटर्न से होगा। जो चीज़ आप बार पैटर्न के अंदर लर्न करेंगे वही आप चार्ट के ऊपर आपको फ्रैक्टल नेचर के अंदर जो है कि बड़े पैमाने पर नजर आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्केट बिहेवियर से शुरू करते हैं कि देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट जो होती है उसमें दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स। और रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? वो मेरे और आप जैसे लोग होते हैं। और जो कि इधर उधर से सुन के फेसबुक पे, यूट्यूब के पे, या फिर जो है कि टिकटॉक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है कि
ग्रीडी वीडियोस देख के जो है कि समझते हैं कि हम ट्रेडर बन जाएंगे, तो वो वाले रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। और इनके अंदर कुछ जो है कि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये होती है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स विल लूज 90% ऑफ देयर अकाउंट इन फर्स्ट 90 डेज। ठीक है ना। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि पेशेंट नहीं होता, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो मार्केट को चेस करते हैं। तो किसी चलते हुए बस को जब आप चेस करेंगे तो नुकसान आपका होगा, बस का तो कुछ भी नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो है ना, फोमो का उनके अंदर वायरस मौजूद होता है। और वो हर उसमें समझते हैं कि बस ये अगर बस के पीछे भाग रही बस निकल गई तो मैं रह जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा वो अर्ली एग्जिट कर देते हैं, लेट एंट्री इनकी होती है। यानी कि मार्केट ऑलरेडी जो है कि यूँ समझ लें कि सूरज जो है कि जब ऊपर बहुत चढ़ जाएगा तब वो उठेंगे, और उसके बाद जो है कि जल्दी जल्दी जो है कि वो निकल आएंगे मार्केट से। उनके पास मनी मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता, और वो जो है कि रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं समझते, और ना ही वो कोई ट्रेड प्लानिंग करते हैं। इसके मुकाबले में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इनकी पॉकेट्स जो है बहुत डीप होती है। तो वो मार्केट को किसी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं, और अगर मार्केट इनकी डायरेक्शन के अगेंस्ट भी जाती है तो वो ज्यादा देर तक मार्केट में रह सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि मार्केट के साइकिल वो समझते हैं। तो वो लॉसेस को, अनरियलाइज लॉसेस को देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब रियलाइजेशन का टाइम आता है तो वो 90% ऑफ द टाइम वो प्रॉफिट के अंदर अपनी ट्रेड जो है कि वो बंद करते हैं। दूसरे इनकी जो क्वालिटी जो होती है कि वो ट्रेड को जो है कि वो प्लान करके चलते हैं। वो सबसे पहले अपनी रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, मार्केट की एंटिसिपेशन देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या करने जा रही है, उसके मुताबिक वो प्लानिंग करेंगे, और उस प्लानिंग के मुताबिक ही वो ट्रेड लेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। ये लोग मार्केट को चेस नहीं करते, ये इनके अंदर फोमो नहीं होता, ये अपना प्लान बनाते और उस प्लान के मुताबिक जो है कि एग्जीक्यूशन करते हैं, और ये पैनिक भी नहीं करते। तो जैसे बाकी दो चीजें कि कैलकुलेट, वो अपना रिस्क प्रॉपरली करते हैं, और एंड ऑफ द डे जो है कि वो प्रॉफिटेबल मोस्ट ऑफ द ट्रेड के अंदर होते हैं। अब आप इसके अंदर ये देखिए कि ये दो तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं ना, तो ये मार्केट के अंदर जो है कि इन्वॉल्व होते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को मूव करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं, ठीक है ना। और रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो उन्होंने जो मार्केट को मूव किया होता है वो उसको चेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी है कि इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स को मालूम है कि वो जो है कि लोग उनके पीछे आएंगे, तो वो फिर जो है कि जब लोग उनको चेस कर रहे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं, लोग पीछे आ रहे होते हैं, फिर जब वो अचानक रुकते हैं और जो चीज़ें उन्होंने खरीदी होती है वो बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग जो उनके पीछे आ रहे थे जल्दी जल्दी खरीदते हैं। इंस्टीट्यूशन वहां से जो है कि वापस मुड़ जाते हैं, और जिन्होंने खरीदा होता है फिर वो माल लेके बैठे रहते हैं। तो ये एक बड़ा जो है कि फैक्टर होता है मार्केट के अंदर। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके इमोशंस जो है ना कि वो नहीं होने चाहिए ट्रेडिंग के साथ। आपको समझना चाहिए कि मार्केट जा रही है, जा रही है, जाने दें। आपने मार्केट को कभी भी किसी भी सूरत में चेज नहीं करना। अगर आपने कोई गलत एंट्री ले ली है, गलत ट्रेड ले ली है, तो आप फौरी तौर पे छोटा मोटा जो भी नुकसान है वो आप बर्दाश्त कीजिए, और उसके बाद उस मार्केट से निकल आइए। अगर आप उसमें से नहीं निकलेंगे तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। तो ये चार पांच चीजें हैं जिनको अगर आप ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि आप लोग जो है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर होगा कि इंस्टीट्यूशंस की ट्रेडिंग के बाद जो उसमें खुर्चन बची होगी ना मार्केट में, वो आप उसको एब्जॉर्व करने की और उससे अपना कुछ ना कुछ बनाने की पोजीशन के अंदर होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोमो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मनी मैनेजमेंट मस्ट है, ठीक है ना। ट्रेड प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट मस्ट है। हम जो है कि अपनी हर सेशन के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को लाजमन इन्वॉल्व करेंगे, ताकि ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जाए। बगैर रिस्क मैनेजमेंट के और मनी मैनेजमेंट के कोई ट्रेड भी नहीं डाली जाएगी। ये ट्रेडिंग का पहला रूल है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब हम आते हैं कि सप्लाई और डिमांड बेसिकली क्या होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो मार्केट को मूव करते हैं उसका ताल्लुक इसी एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल के साथ है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का रूल नंबर 1 है ये, कि जब भी सप्लाई शॉर्ट होगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली आपकी जो है कि बढ़ जाएगी। डिमांड आपकी डिक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, तो प्राइसेस नीचे आएगी। और अगर डिमांड और सप्लाई अगर जो है कि वो बैलेंस्ड है,
तो प्राइस आपकी स्टेबलाइज हो जाएगी। और आप इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है, छोटी सी मैंने एक पिक्चर कहीं से उठाई थी, वो डाली है कि फर्ज करें कि एक कमोडिटी है, डिमांड 10 किलो की है और सप्लाई जो है कि आपकी 2 किलो की मौजूद है, तो प्राइसेस आपकी इंक्रीज होगी। डिमांड आपकी 2 किलो की है और सप्लाई 5 किलो की है, तो आपकी प्राइस डिक्रीज होगी। और 6 और 4 की अगर आपकी जो है कि डिमांड है और 4, तो उस सूरत में भी प्राइस आपकी जो है कि इंक्रीज होगी। तो जब ये मार्केट अपनी डिमांड और सप्लाई के अंदर इनबैलेंस पैदा करती है मार्केट के अंदर, हमारा टारगेट उस एरिया, वो वाला एरिया होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखें, अगर तो सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर है मार्केट के अंदर, तो प्राइस स्टेबलाइज है, तो वो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे अगर मार्केट के अंदर, अगर मार्केट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो आप इसमें क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, प्रॉफिट क्या बनाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमारा टारगेट हमेशा वो एरिया होगा कि जहां पर मार्केट के अंदर इम्बैलेंस आएगी, ठीक है ना। और इम्बैलेंस दो तरीके से आएगी, या तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी या सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम उन एरियाज को टारगेट करेंगे और वहां से फिर जो है ना कि हम अपनी ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये दो चीजें थी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा पहला जो यूनिट था वो इसी के मुताबिक था। तो किसी साहब के जहन में भी अगर ये सप्लाई और डिमांड के लॉ के हवाले से कोई भी सवाल है तो वो कर सकता है, वरना हम इसको यहीं पे छोड़ के आगे चलते हैं, क्योंकि हम इसको मजीद डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। चलिए। अच्छा, अब जो अगली जो चीज जिस पे हम आ रहे हैं, उस पे हम आ रहे हैं कि प्राइस एक्शन एनालिसिस और चार्ट पैटर्न क्या होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको जो चार्ट की जो पोजीशन जो होती है ना चीजें, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, किसी भी मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो ये आपकी जो है कि चार्ट्स होते हैं, इस तरह का चार्ट होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स बनी हुई होती है, ठीक है ना। और हम जो अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करेंगे वो एक सिंगल कैंडल के से स्टार्ट करेंगे कि बनती कैसे है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो इसको, ये जो आपके सामने जो चीज नजर आ रही है ना, ये इसको हम चार्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो कैंडल स्टिक की कंस्ट्रक्शन हम सबसे पहले समझेंगे। इसके बाद जो है कि सेलिंग और बाइंग प्रेशर को समझने की कोशिश करेंगे। याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सप्लाई एंड डिमांड की बात की थी। ये सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली वही चीज है कि बाइंग और सेलिंग का प्रेशर मार्केट के अंदर क्या है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर वन सिंगल कैंडल के अंदर आप सप्लाई और डिमांड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, उस चीज को हम जो है कि यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह फिर इसके बाद अगली जो चीज आएगी कि हम जो कैंडल स्टिक जो है उसकी हम जो है थोड़ी सी मजीद डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से कर चलती है। देखें, चार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज और एनी सिंबल ये इलिस्ट्रेट है, ये स्पेलिंग मुझसे पता नहीं, ये इसने वो कर दिया गड़बड़। तो तो वो जो है किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना कि वो इलिस्ट्रेट करती है, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम जो बेसिकली जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, तो ये एक कैंडल जो है कि एक टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है, और वो यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके पास, डेली आ रहा है यहाँ पर। और आप देखेंगे सारे डिफरेंट टाइम फ्रेम, अगर मैं इसको 2 दिन का कर दूं ना, 2 डेज, तो इसका मतलब है कि ये जो सिंगल बार है मेरा, ये वाला आखिरी वाला, ये पिछले 2 दिन की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर मैं 4 आवर्स के ऊपर आ जाऊं, तो ये आखिरी बार जो है, ये जो आखिरी बार है, ये लास्ट 4 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको 15 मिनट के लिए लेकर आ जाऊं, तो ये जो आपका आखिरी बार यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये बेसिकली आखिरी 15 मिनट की, जो जब मार्केट क्लोज हुई थी, यानी कि फ्राइडे को आपकी जो है ना कि, जो कि फिर बाद वीकेंड आ गया तो न्यू ईयर आ गया, तो फ्राइडे को जो ये मार्केट आपकी क्लोज हुई थी, तो आखिरी 15 मिनट में मार्केट के अंदर ये एक्टिविटीज हुई थी। ये इन चीजों को जो है कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। इसी तरह तो अब हम आते हैं कि इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम जैसे कि मैंने बताया कि आवरली और डेली, वीकली और ये सारे होते हैं। अच्छा, अब ये जो टाइम फ्रेम होते हैं, तो हर टाइम फ्रेम के कुछ जो है कि डाटा पॉइंट्स होते हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करने हैं, और वो उसके जरिए हम मार्केट के अंदर जो मूव्स आती है या जो पैटर्न्स बनते हैं, उसको हम जो है कि आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी सिंबल जो है वो हमें 5 की डाटा पॉइंट्स किसी भी टाइम फ्रेम के लिए प्रोवाइड करता है। अगर डेली का है, तो डेली की ओपनिंग प्राइसेस कहाँ पे हुई थी, डेली की क्लोजिंग प्राइसेस कहाँ पे हुई थी, और इस पूरे दिन के दौरान प्राइसेस ने हाईएस्ट पॉइंट क्या बनाया था और लोएस्ट पॉइंट क्या बनाया था, और इसी तरह उस पूरे दिन का वॉल्यूम किया था। तो ये 1 2 3 4 5 डाटा पॉइंट हमें मिलते हैं
मार्केट में, या जो है ना कि जो ट्रेडिंग की जो एक्टिविटीज होती है उससे, और इसकी बेस के ऊपर हम जो है कि फिर ये सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज और ये सब चीजें बनाते हैं। लेकिन मार्केट की बेस जो है यही 5 चीजें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो इंस्टीट्यूशन जो अपनी ट्रेडिंग करते हैं वो किसी टाइम फ्रेम को इन चीज़ों को देख के नहीं करते। उन्होंने अपनी ट्रेड प्लानिंग पहले से की हुई होती है, वो उसके हिसाब से चलते हैं। हम लोग टाइम फ्रेम को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें जो कि इंस्टीट्यूशंस ने डेवलप किए होते हैं अपनी एक्टिविटी से। इसलिए हम डिफरेंट टाइम फ्रेम को करते हैं, वरना इंस्टीट्यूशंस को टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं कि वैरेन बफेट ने अगर उसने अपनी प्लानिंग की है कि भाई मुझे एप्पल के अंदर जो है कि $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो $2 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वो डेली का या वीकली का या मंथली का चार्ट नहीं देखेगा। वो बोलेगा ठीक है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ओवर द टाइम जो है कि थोड़ा 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 करके अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर देगा। तो उसको टाइम फ्रेम से मतलब नहीं है। लेकिन उनकी पॉकेट डीप से वो डिफरेंट अंदाज के अंदर प्ले अराउंड करते हैं, मार्केट को मूव करते हैं। लेकिन हमने उनकी उस इस एक्टिविटीज को जो है चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करना है, और उस आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो है कि टाइम फ्रेम जो है ना कि एक बेस की हमारे लिए एक एरिया जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं। ओपनिंग प्राइस हो गई आपकी, क्लोजिंग प्राइस हो गई, हाईएस्ट प्राइस उस दिन के दौरान और लोएस्ट प्राइस उसके दौरान, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि 3 तरह के जो है कि मार्केट के अंदर चार्ट्स होते हैं। एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है बार चार्ट, और एक होता है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट जो होता है ये जापानीज की जो है कि इनोवेशन है। बार चार्ट जो है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की इनोवेशन, और लाइन चार्ट खाली एक क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है। तो अगर आप इसको देखना चाहें ना चार्ट के ऊपर, तो आप ये देखिए कि ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है ना। और अभी हम आएंगे इसके कलर के ऊपर और इसकी बाकी चीज़ों के यूपर। लेकिन अगर आप इसको लाइन चार्ट के तौर पे देखना चाहेंगे, ये आपका लाइन चार्ट बन गया, ठीक है ना। जो कि अक्सर आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस जब आप लेते हैं या यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ते हैं तो आपको ज्यादातर ये चीजें मिलती हैं, लाइन चार्ट। अच्छा, इसी तरह अगर आप बार चार्ट के ऊपर आ जाएं तो ये बार चार्ट हो गया, ठीक है ना। ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये पहले ज्यादा यूज होता था। अब जो है कि ज्यादातर जो है कि कैंडल स्टिक चार्ट जो है कि यूज होते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है कि चार्ट है, जैसे कॉलम चार्ट आ गया तो इस तरीके से भी बताता है, लेकिन ये इतने यूजफुल नहीं है। ज्यादातर यूजफुल बार चार्ट है, कैंडल चार्ट है, और आपका लाइन चार्ट है, ठीक है ना। तो हम कैंडल चार्ट के ऊपर फिलहाल हम रहते हैं। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द बार चार्ट और कैंडल स्टिक की जो चार्ट है वो सिमिलर है, क्योंकि उनकी जो है कि जो डाटा पॉइंट्स है, लाइन चार्ट की डाटा पॉइंट खाली क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन बार और कैंडल स्टिक की ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये 4 डाटा पॉइंट्स है जिनसे ये कंस्ट्रक्शन होती है इनकी। ये आपके सामने मैंने एक कैंडल स्टिक का जो है कि पैटर्न बनाया। आप ये देखें कि अगर आपकी क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस से ऊपर हो तो इसे हम कहते हैं बुलिश मार्केट, यानी कि मार्केट जो है कि एक बुल ट्रेंड के अंदर है, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग प्राइसेस नीचे होगी, क्लोजिंग प्राइसेस ऊपर होगी। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग कोई कलर यूज नहीं करते, लेकिन अमूमन ग्रीन कलर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ओपनिंग प्राइसेस जो है कि क्लोजिंग प्राइसेस के नीचे है, और या क्लोजिंग प्राइसेस जो है कि ओपनिंग प्राइसेस के ऊपर है। ये आपको वो हाई विक नजर आ रही है जिस दौरान जो है कि मार्केट जो है कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे गई है, और ये लोएस्ट पॉइंट के ऊपर गिर गई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाई विक, इसको हम कहते हैं लो विक, इसको अपर विक भी कहते हैं और इसको लोअर विक भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप ये देखें कि अगर आपकी ओपनिंग प्राइसेस क्लोजिंग प्राइसेस के ऊपर हो या क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस से ऊपर हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा है और मार्केट नीचे की तरफ आई है। यहाँ पर अगर आप देखें कि ओपनिंग प्राइसेस नीचे है और क्लोजिंग प्राइसेस ऊपर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे सप्लाई कम है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर ऊपर क्लोज हुई है। इसके बरक्स यहाँ पर आप देखेंगे कि सप्लाई ज्यादा है, जिसकी वजह से, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर सप्लाई आपकी ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो प्राइसेस क्या होगी, नीचे आएगी। तो आप ये देखें कि इस जगह के ऊपर आपकी जो है कि प्राइसेस हाई थी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइसेस फिर आपकी नीचे आई है। अच्छा, इसी तरह आप ये देखिए कि इस पूरे बार के दौरान ये इसने हाईएस्ट पॉइंट बनाया है, ये इसने लोवेस्ट पॉइंट बनाया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी कैंडल के अंदर सप्लाई और डिमांड की जो है ना कि एक तरह की स्ट्रगल रही है, ठीक है ना। एक वक्त ऐसा आया था कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, फिर यहाँ से मार्केट के अंदर से एकदम से सेलर आए। उन्होंने बोला कि मार्केट के अंदर जो है कि इस वक्त चीजों के दाम ज्यादा है, वो उन्होंने अपनी
जो स्टॉक जमा किया होता उन्होंने मार्केट में फेंका ताकि ज्यादा पैसे बनाए। अचानक उससे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ गई, प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे आती गई यहाँ तक आई प्राइस। जब ये यहाँ तक आई तो यहाँ पर एकदम से आके सप्लाई जो है कि आपकी ड्राई आउट होना शुरू हो गई। जब आपकी सप्लाई यहाँ पे ड्राई आउट होना शुरू हो गई तो फिर प्राइसेस ऊपर की तरफ पुश हुई। लोगों ने क्या किया कि जो सारी सप्लाई आई थी, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो है कि ठेकेदार बैठे हुए थे, उन्होंने उस सप्लाई को एब्जॉर्व करना शुरू कर दिया, खरीदना कर शुरू कर दिया। अच्छा, जब उन्होंने खरीदना शुरू किया तो उन्होंने दो काम किए यहाँ पे। एक तो यह कि उन्होंने उस प्राइसेस को इसके नीचे नहीं जाने दिया, यहाँ पे आके इन्होंने रोक दिया और ऊपर की तरफ पुश करना शुरू किया। अब आप देखिए कि यहाँ से सेलर्स ने सप्लाई मार्केट में डाली थी, यहाँ पे वो सप्लाई जो है कि एब्जॉर्ब जो है कि बायर्स कर रहे हैं। ठीक है ना। और वो बायर्स जो होंगे वो प्राइसेस को ऊपर पुश कर रहे हैं। अब इन्होंने अगर इस लो प्राइसेस के ऊपर चीजों को यहाँ पे एब्जॉर्व किया है तो इनकी कोशिश ये होगी कि प्राइसेस को ये महंगी बेचे। अब अगर ये महंगी बेचने के लिए इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं और अगर क्लोजिंग प्राइसेस के दौरान ऊपर क्लोज होती है तो फिर जो है कि वो ये वाला पैटर्न बन जाता है, वो बुलिश हो जाता है। और अगर वो उस लेवल तक नहीं ले जा पाते और मार्केट में मुसलसल सप्लाई आती रहती है तो मुमकिन है कि वो क्लोजिंग इसकी यहाँ पर कर दें। फिर भी जिन्होंने यहाँ खरीदा था, यहाँ बेचा है, दे आर स्टिल इन प्रॉफिट। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था इस चक्कर में कि मार्केट ऊपर जाएगी, वो अब यहाँ पे लॉस पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आने के बाद इनको अब जो है कि ये परेशानी शुरू हो गई है कि अब हम क्या करें। ठीक है ना। तो आप देखिए कि इस एक कैंडल के अंदर सप्लाई और डिमांड की पूरी साइकोलॉजी मौजूद है। अगर आप उसको थोड़ा सा एक एक कैंडल को जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आने लगेगी। अच्छा, इसी तरह ये तो एक कैंडल की मैंने बात की है ना। अगर एक कैंडल फर्स्ट करें, अगर ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, जब आप इसको ओवर पूरे 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स हो जाएंगी। तो आपको एक क्लियर जो है ना कि मार्केट के अंदर स्ट्रगल होती हुई नजर आएगी। देखिए मैं आपको जो है ना कि एक छोटा सा करके दिखाता हूँ। ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश और यूएस डॉलर है, और इसके अंदर ये डेली टाइम फ्रेम है ये वाला। ठीक है। और हम ये करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद ये इस दिन का हाई, ये आखिरी, ये प्रीवियस डे की हाई, ये जो ना ये हाई था आखिरी दिन का। ठीक है। और ये बनाया है हमने, लो बनाया उस दिन का। ठीक है ना, ये मैंने मार्क कर दिया। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये ये आपका डेली है। और अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ और मैं 4 आवर पे चला जाऊंगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो मार्केट होती है ना ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर, ये 24 आवर की मार्केट होती है। 24 आवर की मार्केट का मतलब ये है कि अगर मैं 4 आवर्स में चला जाऊंगा तो यहाँ पे तकरीबन 6 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, और ये वाली जो ना कि छठी कैंडल, ये लो बनाया था इसने, स्टार्ट यहाँ से हुआ था। अब आप देखें कि ये पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। पैटर्न आपका कुछ इसके अंदर इस तरीके से बन रहा है। सिंगल कैंडल को जब हम एक्सपेंड किया तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि इस जगह से, जैसे कि हमने बात की थी कि मार्केट जो है कि आपके ऊपर की तरफ पुश हुई है, तो उसके बाद देखें कि ये मार्केट ऊपर तक गई है। फिर यहाँ से सप्लाई आ गई मार्केट के अंदर। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गई है, यहाँ से फिर सप्लाई आ गई किसी और के जिसके पास माल मौजूद था। इसने बोला कि यार बड़े अच्छे दामों जो है कि मैं माल बिक जाएगा, मैं यहाँ पे डंप कर देता हूँ। उसने यहाँ पे डंप किया, उसके डंप करते प्राइसेस फिर नीचे आई। फिर इस जगह से जो है कि नीचे से बायर्स ने जो है इसको नीचे मजीद नहीं जाने दिया। अब ये जो एरिया जो है ना आपका, ये जो आखिरी, ये सेकंड लास्ट का जो 2 बार का जो एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसको थोड़ा सा इसकी साइंस थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। जिसने भी यहां से माल खरीदा था इस जगह से, प्राइसेस को यहां तक लेके चला गया था। उसके बाद जब मजीद सप्लाई नीचे आई तो उसने यहाँ पर मार्केट को मजीद नीचे जाने से रोक दिया। क्यों रोक दिया? उसका इंटरेस्ट है यहाँ पे इसने इतनी बड़ी बाई की हुई है। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाएगी तो इसको लॉस हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट के अंदर जो मजीद जो चीजें जो थी ना, उसको उसने बाय करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन जो थी ना सप्लाई की, वो होना शुरू हो गई। सप्लाई की एब्जॉर्प्शन जैसे ही होना शुरू हुई, सप्लाई जो है कि ड्राई आउट होना शुरू हुई, मार्केट फिर ऊपर की तरफ पुश कर गई। दोबारा पुश हुई, दोबारा ऊपर से जो है कि हो सकता है कि इसी बंदे ने जिसने यहां से मार्केट के अंदर जो है कि चीजें खरीदी थी, इसने अब मार्केट को यहाँ पे वो दोबारा लेकर आ गया। उसने बोला यार यहाँ से मजीद मार्केट ऊपर नहीं जा रही, मैं यहाँ पे बेच देता हूँ। उसने यहाँ पे कुछ माल यहाँ पे बेच दिया। जो माल इसने यहाँ पे खरीदा था अपने इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस जगह के ऊपर इसने बेच के जो है कि अपने आप को बचा लिया, यानी कि
अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, ठीक है ना। इसी तरह उसके बाद फिर दोबारा मार्केट नीचे आई, देखें एक बार फिर जो है कि मार्केट पिछले लो को ब्रेक करने में नाकाम रहा है, और ये इस बात की इंडिकेशन है कि जिन लोगों ने भी इस जगह के ऊपर बाइंग किए वो अभी तक मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो इस बात में कामयाब तो नहीं हो पा रहे कि मार्केट को मजीद ऊपर की तरफ पुश करें, लेकिन वो उसको नीचे भी नहीं लेके जाने दे रहे। अब आप ये देखें कि ये पूरी 4 बार के अंदर ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, जो कि यहां से लेकर यहाँ तक हुई। अगर आप इसके टाइम देखें ना, तो एक मिनट ठहरे, यहाँ पर आपको नीचे इसका टाइम नजर आएगा, ये देखिए। ये जो है ना, ये 0 0 से शुरू हुआ, ठीक है ना। ये 2 अगस्त का टाइम है, ये मैंने शायद जो है ना, मैं वो चला रहा था इसके अंदर, क्या नाम है, रिप्ले चला रहा था, तो इस वजह से पुराना टाइम है ये। ठीक है, अच्छा, ये फिर इसके बाद अब आप ये देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 ना, तो ये तकरीबन 4-5 घंटे की जो कि कहानी पूरी। तो ये एक चीज जो है ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सिंगल कैंडल को समझने के लिए, कि एक सिंगल कैंडल के अंदर कितनी स्ट्रगल हुई है। हम लोग जो है कि आमतौर पे ये देखते हैं कि ग्रीन है, रेड है, ये करके छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर आप एक एक कैंडल को आप जब समझना शुरू करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक कैंडल के अंदर एक पूरी की पूरी स्टोरी मौजूद है, और उस स्टोरी को समझने की कोशिश करनी है। उस स्टोरी के अंदर आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि इंस्टीट्यूशन उस कैंडल्स के अंदर क्या कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न है आपके, और ये आपके जो है कि बार चार्ट्स के अंदर आते हैं, बार पैटर्न है, ठीक है ना। बार के अंदर जो आपकी ओपनिंग प्राइस होती है वो हमेशा लेफ्ट पे होती है, और क्लोजिंग प्राइसेस आपकी जो है कि हमेशा राइट के ऊपर होती है। फिर इसका भी लो और हाई वही होता है, डाटा पॉइंट सारे के सारे वही है। सिर्फ ये होता है कि इसकी ओपनिंग जो है कि लेफ्ट पे होती है और क्लोजिंग राइट पे होती है, और वही बाकी। अगर आप इसके चार्ट के ऊपर जाएं, इसको इधर जाइए और इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि ये, और यहाँ से जाके इसको बार चार्ट में कर दीजिए, तो ये देखिए कि, एक मिनट, सिंबल, आप ये देखिए कि ये वाली जो है कि ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर आई है, इसलिए ये ग्रीन है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। यहाँ पे क्लोजिंग जो है कि ओपनिंग के नीचे आई है, इसलिए ये रेड है। फिर यहाँ पे ये ओपनिंग हुई है, फिर ये क्लोजिंग हुई है, फिर ये ओपनिंग हुई है, फिर ये क्लोजिंग हुई है। एक और चीज आपको इससे जो समझने में आसानी होगी वो ये होगी कि जैसे ये 4 आवर का जो है कि एक बार है ना, जब ये बार खत्म हुआ और अगले 4 आवर शुरू हुए, तो जहां पे मार्केट क्लोज हुई थी वहीं से अगले बार की मार्केट ओपन होती है, ठीक है ना। जैसे ये वाली जो है कि क्लोजिंग यहाँ हुई थी, तो यहाँ से इसकी ओपनिंग हो गई। इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई थी, तो यहाँ से इसकी ओपनिंग हो गई। इसकी जो है कि यहाँ पे हुई थी, यहाँ से हो गई। सिर्फ और सिर्फ जो है कि वीकेंड के ऊपर जब जो है कि मार्केट बंद होती है, उसके बाद जो है ना कि मार्केट गैप ओपन कर सकती है, ठीक है ना, लेकिन वो वीकेंड पे होता है अक्सर। और स्टॉक मार्केट में गैप ओपनिंग बहुत ज्यादा होती है, उसकी रीजन ये होती है कि प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट के अंदर जो है ना कि लोगों की बाइंग की हुई होती है, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन अगले दिन आती है चार्ट के ऊपर। अच्छा, अब हम आते हैं कि कुछ चीजें अब हम यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, और एक है कि उसमें से एक चीज है जिसे हम कहते हैं नैरो रेंज कैंडल, ठीक है ना। नैरो रेंज कैंडल क्या होती है, ये देखिए कि नैरो रेंज कैंडल वो होती है कि जिसकी रेंज जो है ना, यानी कि ये इधर से, अगर मैं एक छोटा सा थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ मैं, ये जो आपकी बॉडी जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम कहते हैं रेंज, ठीक है ना। तो यहाँ से लो से लेकर के हाई तक इसे हम रेंज कहते हैं, और ये जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच की जो एरिया जो है, इसे हम बॉडी कहते हैं। सही है। तो अभी मेरे ख्याल में शायद आगे आएगा ये, तो इसको, मेरा ख्याल में, हाँ, एक मिनट ठहरिएगा। ये इसके अंदर जो है ना कि शायद एक मेरी स्लाइड जो है कि वो मिस हो गई है। मैं देखता हूँ कहाँ पर है वो। ओके, यहाँ से जो है कि एक अदद स्लाइड मिसिंग है इस जगह पे। एक मिनट, मैं भी अभी डाल देता हूँ दूसरे से निकाल के। अ, ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, तो
ये यहाँ पर जो है कि ये इसको जो है ना कि हम रेंज कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पावर कैंडल के ऊपर। पावर कैंडल क्या है? पावर कैंडल को हम कहते हैं कि कैंडल की बॉडी अगर जो है कि उसकी रेंज के 60% या इससे ज्यादा होगी तो हम इसको पावर कैंडल कहेंगे। अच्छा, पावर कैंडल जो है कि वाइड रेंज भी होती है और नैरो रेंज भी होती है। जैसे ये देखें कि ये भी 60% से ज्यादा है इसकी रेंज का, और ये भी इसकी रेंज का 60% से ज्यादा है। तो आप जरा पावर कैंडल की लॉजिक जो है ना वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मार्केट को जो है ना कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है वो रिटेल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं होती है। वहां पर जो है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना उनकी पैसों की जरूरत होती है। मैं आपको फॉरेक्स की मिसाल दे देता हूँ कि 10,000 आपको जो है ना कि 1-1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं मार्केट को जो है कि 1 पिप से दूसरी पिप तक मूव करने के लिए। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि 10,000 लाख डॉलर चाहिए आपको। इतनी बड़ी इतना बड़ा पैसा जो है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पास, बैंक्स के पास, या जो रिजर्व बैंक होते हैं उनके पास होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो बॉडी जो होती है ना, ये वाली बॉडी इधर से लेकर इधर तक, इसके बनाने के जो जिम्मेदार हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हमारी हमारी हम लोग जो होते हैं मौजूद यहाँ पर होते हैं कि जहाँ पे ऊपर नीचे मार्केट हो रही तो थोड़ा बनाया निकला, थोड़ा बनाया निकला। लेकिन ये जो बॉडी जो बनाते हैं ना, एकदम मार्केट इधर से इधर शूट करके चली जाती है, इसकी जिम्मेदार जो है कि वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये वाइड रेंज कैंडल और नैरो रेंज कैंडल का फर्क आप समझने की कोशिश कीजिए। कि अगर आपकी जो है कि पावर कैंडल वाइड रेंज पावर कैंडल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की इस जगह के ऊपर एक्टिविटी या इस जगह के ऊपर एक्टिविटी रही है। हमने उस एक्टिविटी को डिटेक्ट करना है इस पावर कैंडल से। अगर तो कैंडल नीचे से ऊपर गई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है। और अगर कैंडल ऊपर से नीचे आई है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया है। ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत इसलिए है कि अगर तो इंस्टीट्यूशंस ने इतनी तेजी से मार्केट को ये नीचे लेकर आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो जो है कि दो चीजें हो सकती है। या तो ये कि यहाँ से इनकी बाइंग खत्म हो गई या सेलिंग खत्म हो गई है, या फिर ये हुआ है कि अगर वो सारे के सारे ऑर्डर एकदम से यहाँ से लगा देंगे तो क्या होगा कि इनको जो बाय करनी है चीजें, वो 50 रुपए पे बाय करनी है, फर्ज करें, ठीक है ना। 50 रुपए पे बाय करना चाह रहे हैं, वो 10 लाख जो है कि शेयर बाय करना चाह रहे हैं किसी भी चीज के 50 रुपए के हिसाब से। अगर वो एकदम से 50 रुपए की से 10 लाख शेयर बाय करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई खत्म हो जाएगी। सप्लाई जैसे खत्म होगी, प्राइसेस ऊपर को शूट कर जाएगी। प्राइसेस जैसे आपकी ऊपर को शूट करेगी तो जो वो 50 रुपए में खरीदना चाह रहे थे, वो फिर जो है कि उनको यहाँ पे मिलेगी महंगी 55 रुपए में या 60 रुपए में, इस तरह मिलेगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो ये करते हैं कि इस तरह की पावर कैंडल जब बनती है तो हमारे पास ये हमें ये आइडिया होता है कि इस जगह के ऊपर कहीं ना कहीं जो है कि इनके मजीद पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, और वो पेंडिंग ऑर्डर्स वो दोबारा आके फिल करते हैं। अब वो फिल कैसे करते हैं? वो फिल ऐसे करते हैं कि यहाँ पे 50 रुपए के ऊपर जो है कि इन्होंने बाय किए, 10 लाख इनको बाय करने, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 1 लाख बाय कर दिए। यहाँ से जो है कि सप्लाई थोड़ी कम हो गई, फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाना शुरू हुई, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाय करते चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद जो है ना कि वो देखते हैं, अब मेरे और आप जैसे लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाना शुरू हो गई तो वो यहाँ पे बाय करना शुरू करते हैं। जब वो यहाँ पे बाय करना शुरू करते हैं हम लोग, तो वो इंस्टीट्यूशन जिसने यहाँ पे 50 रुपए में बाय किया वो उसको तो वैसे का वैसे ही रहने देता है। लेकिन जो इसने 55 में, 60 में, 65 में बाय किया हो तो यहाँ पे बेचना शुरू कर देता है। जिससे क्या होता है कि जिन लोगों ने, हम लोगों ने, रिटेलर्स ने यहाँ पे जो महंगे दाम पे चीजें खरीदी होती है, प्राइसेस नीचे आने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है। जब प्राइसेस नीचे आने शुरू हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर आने के बाद जो है कि पैनिक हो जाते हैं। जैसे ही प्राइसेस यहाँ आती है हम पैनिक होते हैं। वही बंदा जिसने 50 लाख पे यहाँ पे ऑर्डर लगाए हुए थे, उसका 1 लाख का फील हुआ तो मजीद 1 लाख बाय कर लेता है। अब इसने क्या किया? इसने पूरी मार्केट को मैनिपुलेट किया। इसने सप्लाई पैदा की है, डिमांड पैदा की है, और उस डिमांड और सप्लाई को पैदा करने में इसने हमें यूज किया है या दूसरे इंस्टीट्यूशंस को यूज किया है। और उसने यहाँ पर इस तरह करते करते जो है कि वो अपनी 50 लाख की बाइंग पूरी कर देगा। जब वो देख लेगा मेरी 50 लाख की बाइंग पूरी हो गई है, तो अब वो जाकर सुकून से सो जाएगा। उसके बाद प्राइसेस जो है कि वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब मजीद तो यहाँ पे सप्लाई है ही नहीं। जिन जिन लोगों ने ऊपर बाय किया तो वो यहाँ पे आके पैनिक में आकर उन्होंने बेच दिया है, ठीक है ना। और ये चीज हमेशा जितने लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं सबको ये बात मालूम है, उनके साथ ये चीज लाजमन हो रही होगी। तो आप ये देखें कि ये पावर कैंडल की
अहमियत आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये वाइड रेंज पावर कैंडल की जो है ना कि लोकेशन और इसकी जो है कि ये फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हम सप्लाई और डिमांड को समझते हैं। इसी तरह जो ये नैरो रेंज की जो कैंडल है, इसी तरह जो ये नैरो रेंज की कैंडल है, आपको क्या लगता है कि इस नैरो रेंज की कैंडल के अंदर जो है कि इंस्टीट्यूशन का इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि ये तो जो है कि खाली जो है कि मार्केट के अंदर जो है कि हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो है कि छोटी छोटी कैंडल जो है कि वो क्रिएट करते हैं, ये सप्लाई क्रिएट करते हैं, ये डिमांड क्रिएट करते हैं और फिर अपने हिसाब से जो है कि वो चीजों को लेके चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप जो है कि किसी के ट्रैप में आ जाएंगे तो वो आपको निचोड़ के रख देगा। और यहाँ पे यही चीज एग्जैक्टली हुई है कि 50 की बाय करने के बाद प्राइसेस ऊपर गई है, इसने 55 का बाय किया, फिर ऊपर गई है, 60 का बाय किया, ऊपर लेके गया। यहाँ आने के बाद इसने, जब हम लोगों की आंख खुली तो हमें पता चला कि अरे ये तो मार्केट जो है कि मिस हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या आता है? फोमो आता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फिर हम मार्केट को चेस करना शुरू कर देते हैं, वहां बेचना शुरू कर, वहां खरीदना शुरू करते हैं, वही हमें बेच रहा होता है। ठीक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना कि ये लॉजिक है, इसको समझने की जरूरत है। और हमारा जो है की एक्टिविटी जो होती है कि हमें लोकेट करना है कि पावर कैंडल कहाँ पर है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नैरो रेंज कैंडल के ऊपर। नैरो रेंज कैंडल कौन सी होती है? वो कैंडल होती है कि जो जिसकी बॉडी जो है कि रेंज के 30% से कम हो। ठीक है ना, उसे हम नैरो रेंज कैंडल, जैसे ये देखें ना, ये इतनी बड़ी बॉडी है, ये रेंज है, और इसकी ये बॉडी जो है कि सिर्फ 30% है, तो इसे हम कहते हैं नैरो रेंज कैंडल। इसे भी हम कहेंगे नैरो रेंज कैंडल। ये हमारी पावर कैंडल है, ये नैरो रेंज कैंडल है, ये नैरो रेंज कैंडल नहीं, ये पावर कैंडल है, ये पावर कैंडल है, ये नैरो रेंज कैंडल है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि नैरो रेंज कैंडल किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? कि लैक ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज की वजह से ही इसकी जो है ना कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वॉल्यूम अगर ज्यादा है इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर, तो ये दो चीजें जो है बताती है कि या तो ये कि ऊपर से मुसलसल सप्लाई आ रही है और उस सप्लाई को जो नीचे से बायर जो है कि एब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो, जिसकी वजह से ना वो प्राइसेस को नीचे लेके जाने दे रहा है, ना ही सप्लायर मार्केट को जो है कि बायर को ऊपर जाने की इजाजत दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से कैंडल का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती। यहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है ये एकदम से मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जो शूट किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा इस वाले बार के अंदर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई कहानी होने वाली है, कोई ना कोई चीज होने वाली है। ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस जो है कि नैरो रेंज कैंडल्स के ऊपर है। तो नैरो रेंज कैंडल के अंदर आप ये समझिए कि ये आमतौर पे बैलेंस्ड एरिया होता है ना। तो यहाँ पर अब आप देखें ये सारी नैरो रेंज कैंडल है, तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे? कुछ पैसा नहीं बनता। हाँ, ये वाली जो अगर इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल के आसपास अगर हमें कोई एरिया मिल जाए जो कि हम आगे चल के समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड में, तो वहां पे हमारा पैसा बनता है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे यहाँ लिख दिया ना, वी डो नॉट वांट टू ट्रेड इन कंजेस्टेड और बैलेंस्ड एरिया बिकॉज देयर इज नो एडवांटेज। तो ये आप जो है ना कि सबके जहन में ये क्लियर हो गया कि वाइड रेंज कैंडल क्या है और नैरो रेंज कैंडल क्या है। उसके साथ साथ जो है कि पावर कैंडल जो है अगर नैरो रेंज है उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पावर रेंज कैंडल अगर वाइड रेंज है तो उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट है। अच्छा, अब हम आते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर्स हम जो है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे किसी एक कैंडल के अंदर। ये देखिए, अगर हम ये कैंडल की आपकी ये रेंज चल रही है, ठीक है ना, अगर इसको हम तीन हिस्सों के अंदर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको हम कहते हैं लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट और अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट में अगर आपकी प्राइसेस लोअर पार्ट से ओपन हो रही है और लोअर पार्ट में ही क्लोज हो रही है, मैं भी इसकी तरफ नहीं जा रहा कि क्लोजिंग ऊपर हुई है या नीचे हुई है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहीं पे क्लोज हुआ है, यहीं पे जो है कि ओपनिंग हुई है इसकी इस 1 आवर के टाइम फ्रेम में या 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और इतनी बड़ी विक हो गई है, क्योंकि धारी बात है प्राइसेस यहाँ तक गई है ना, रेंज तभी तो इतनी बड़ी बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर बार के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है यहाँ पर, इसी वजह से प्राइसेस जो है कि नीचे आई है। ठीक है ना। तो ये इसकी सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुई है कि लेफ्ट एलोंगेटेड, ये जो पीछे जो पूरी जो इसकी जो है कि विक रह जाएगी, वो बताती है कि सप्लाई और डिमांड के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुई है, और सप्लाई और डिमांड जो है कि यहाँ पे कोई इसको ऊपर ले, डिमांड ऊपर ले जाएगी, सप्लाई नीचे, और आखिर में प्राइसेस नीचे क्लोज होंगे। अच्छा, ये इस तरह की जो बार बनती है ना जिसमें
ओपन और क्लोज जो है कि लोअर पार्ट के अंदर हो, उसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये रेजिस्टेंस के पास बनती है तो इसका मतलब ये है आने वाले चंद बार के अंदर प्राइसेस नीचे आ सकती है, ठीक है ना। और अगर यही चीज आपकी जो है कि सपोर्ट के पास बनती है और लोअर पार्ट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अपनी सपोर्ट के ऊपर पहुंची है। यहाँ पे मजीद जो है कि कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, लेकिन सपोर्ट एरिया को जो है कि वो मेंटेन कर रही है। इसके बरक्स अगर सपोर्ट एरिया के अंदर आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऊपर वाले पार्ट्स में हुई है और नीचे बड़ी सी विक्र बनी है, तो ये इस बात की अलामत है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो आप ये देखिए कि जो आपका जो पैटर्न जो कैंडल स्टिक का जो बनेगा ना, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये और ये अगर आपकी जो है कि नीचे सपोर्ट के पास बनती है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। और अगर यही चीज आपकी जो है कि ऊपर बनती है रेजिस्टेंस के पास, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। कैंडल स्टिक के पैटर्न में इसको हैमर कहते हैं और इसको शूटिंग स्टार कहते हैं, लेकिन हम इन टर्मिनोलॉजी में नहीं जाते। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है कि बायर और सेलर की जो है कि साइकोलॉजी क्या रही है, सप्लाई और डिमांड की पोजीशन क्या है। हमें हर चीज जो भी हम समझेंगे सप्लाई और डिमांड के रेफरेंस से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है कि हम यहाँ बता रहे हैं कि, और ये जो है ना कि अगर आप इन दो चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो आप मार्केट की जो रिवीजन जो रिवर्सल जो है ना उसको समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। अच्छा, अब मैं जो है कि एक चार्ट खोल रहा हूँ और आपने यहाँ पर जो है ना कि जो हैमर और जो शूटिंग स्टार है उसको आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, मुझे जरा बताइएगा, ठीक है। जी, कहाँ पर आपको वो चीजें मिल रही है? जी सर, दोबारा बनाए सर। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि इसकी क्लोजिंग लोअर पार्ट में हुई है कि मिडिल पार्ट में हुई है? मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में ना, हमें लोअर पार्ट में चाहिए। अरे नहीं, एक मिनट, सॉरी, हमें अपर पार्ट में चाहिए, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के आसपास बन रही है ना। ऊपर बनेगी, जैसे ये देखिए, ये जो बनी है ना, ये शूटिंग स्टार आपका बना है इस जगह के ऊपर, उसके बाद प्राइसेस आपकी नीचे आई है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अब आप आ जाइए, ये वाली आपकी अपर पार्ट में बनी है, फिर मार्केट आपकी ऊपर गई है। और आप ये देखिए कि वही जो पैटर्न यहाँ पे बना है, वही पैटर्न आपका यहाँ पे बना है, लेकिन चूंकि ये सपोर्ट के पास है इसलिए इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सही है ना। अच्छा, यही पैटर्न आप ये देखें कि मिडिल के अंदर बना है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न आपका जो है ना कि ऊपर बना, अगर ये पैटर्न यहाँ पे बनता तो इसकी एक इंपॉर्टेंस होती। अच्छा, इसी तरह अब आप आइए देखिए कि और कहाँ है, ये यहाँ पे बना है आपका ऊपर की तरफ, मार्केट नीचे आई है आपकी, ठीक है। अच्छा, और आप आ जाइए, ये देखिए, ये फिर उसके बाद जो है कि सपोर्ट के पास बना है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मार्केट फिर नीचे आ गई है आपकी, सही है। अच्छा, इसी तरह आप देखिए कि फिर इसने ये ऊपर बनाया है रेजिस्टेंस के पास, फिर ये नीचे आई है। तो ये जो चीजें, जब ये वाला जो है कि ये तकरीबन अपर पार्ट्स कह सकते हैं, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है और फिर ये मार्केट आपके ऊपर गई है। तो आप जो है ना कि किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर कहीं पे भी जाके इन चीजों को आप तलाश करने की कोशिश कीजिए, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, आपको जो है ना कि चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप उसको एक रियल उसके अंदर जो है ना ट्रू फॉर्मेट के अंदर रीड करना इसको शुरू कर देंगे। जब आप चीजों को अपने उसके अंदर रीड करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर चीजें आपके सामने बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चंद एग्जाम्पल्स हैं, मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपने आपने कुछ नहीं करना है, आपने सीधा सीधा जो है कि जाना है यहाँ से ट्रेडिंग व्यूज के ऊपर, tradingviews.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने अपना डेमो अकाउंट बना लेना है, ठीक है। और इस डेमो अकाउंट के ऊपर आप फिर जो है कि यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट सुपर चार्ट, तो यहाँ पे आपका ये चार्ट खोल देगा कोई भी। यहाँ पर आने के बाद आप जो है कि कोई भी सिंबल टाइप कीजिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का, जो टाइप करना चाहे कीजिए। यहाँ पे सारी मार्केट मौजूद है, दुनिया की तकरीबन मार्केट मौजूद है। चले हम जो है कि जैसे
KSE 100 को हम लोग डालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमने डाला KSE 100 को। अच्छा, यहाँ से हम जो है कि कैंडल पे चले जाते हैं, और अब आप ये देखिए कि ये मेरे ख्याल में लोगों को जो पाकिस्तान से उनको याद होगा कि मैंने ये बताया था कि आज से कोई तकरीबन जो है कि मेरे ख्याल में इस जगह पे थी जब मार्केट, 19 दिसंबर को मैंने बताया था कि हम लोग जो है कि 60 को टच करेंगे और फिर इसके बाद ये रिवर्सल आएगी इस तरीके से। मैंने ये पूरा पैटर्न बना के दिया था जो कि अभी तक मौजूद है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपका आ गया। अच्छा, अब आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि ये यहाँ पे वही वाला पैटर्न बना है आपका, ठीक है, मार्केट नीचे आई है आपकी, सही ना। तो ये मैं PSX मैंने चूज किया था, इसकी रीजन ये थी ताकि आप समझ सकें कि ये साइकोलॉजी जो ना पूरी दुनिया में एक जैसी चलती है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि PSX जो है कि पिछले तकरीबन 4 सितंबर से मार्केट मुसलसल आपकी ऊपर गई है, फिर इसके बाद ये आपकी इसने ये टॉप बनाया, तब फिर अब ये थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुई, ठीक है ना। तो जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई थी तो जहां जहां पे भी इसने छोटा मोटा मूव लिया है नीचे की तरफ, तो आप देखिए कि इसने जो है ना कि वहां पे वो उस तरह का एक अदद जो है ना कि वो चीजें बनाई है इसके अंदर। तो ये जो है कि आपका ये यहाँ पे जो है ना कि ये देखिए ये वही वाला आपको जो है कि थोड़ी देर पहले बताया था वही बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह आप ये देखिए यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ से निकल के, एक स्टॉक है इंडिया का, अपोलो, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल्स। अच्छा, अब आप ये अपोलो हॉस्पिटल्स ये मैंने इंडिया का उठा लिया, ठीक है। आप इस पे भी देखिए कि आपको जहां जहां से मार्केट जो है कि रिवर्स हुई है वहां पे अगर आप सप्लाई और डिमांड की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें तो वही चीजें आपको नजर आएंगी, ये देखिए, ठीक है ना, ये वाली। अच्छा, इसी तरह ये वाली, तो आपको ही नजर आएगी। अच्छा, इसके बाद अब आप आ जाइए US स्टॉक के अंदर। US स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये वहीं पे जो है ना कि उसने वही चीज बनाई, फिर मार्केट नीचे है, फिर ये इसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट के पास एक अदद बनाया, लेकिन ये सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं हुई है। अगर आप देखें ना तो सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं हुई है, और मार्केट जो है कि दोबारा नीचे आना शुरू हुई। जब हम आगे चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इन इस तरह के सिग्नल्स को हम कैसे यूज करेंगे और कब इसकी कंफर्मेशन हमारे पास आएगी, जब आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे बना है, फिर ये ऊपर गई है, ठीक है ना। तो ये पूरी दुनिया में इस तरीके से जो है चीजें चलती है। ये यहाँ पे देखें तो ये भी आपका फिर जो है कि यहाँ बनाया और उसके बाद ये मार्केट आपकी ऊपर गई है। अच्छा, अब जो लोग ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में करना चाहते हैं वो BHP देख लीजिए, BHP जो है कि एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है। और आप ये देखिए कि इसमें इतना ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन आप ये देखिए कि ये वाला फिर ये नीचे आई है, ठीक है ना। तो मार्केट भी आपकी जो है कि उसी लिहाज से जो है ना कि मूव करती रहती है ये। अच्छा, तो इसके बाद हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर दोबारा और देखते हैं कि आगे अब हम और मजीद क्या हमने करना है इस पे। अच्छा, अच्छा, मार्केट जो है ना कि हमेशा जो है कि जिगजैग बनाती हुई मूव करती है, कभी भी एक डायरेक्शन में यू मूव नहीं होती है। वो हमेशा जो है कि आपकी जो है ना कि पहले ये ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी। कलर का क्या होगा, पहले हमेशा ये ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, ठीक है ना। और ये इस तरीके से मार्केट चलती है। तो हम बेसिकली जो चीज देखने की कोशिश करते हैं, जो एरियाज हमने आइडेंटिफाई करना होता है, वो हमने जो है कि ये वाला करना होता है, हमने ये वाला करना होता है, ये वाला करना होता है, और ये वाला एरिया हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ की जो एक्टिविटीज जो है ये हमें बताती है कि आया मार्केट के अंदर सप्लाई आने वाली है या डिमांड मजीद बढ़ने वाली है। ये हमें बताती है कि यहाँ से डिमांड बढ़ेगी या मजीद ये नीचे जाएगी। तो हम हमारा फोकस इन एरियाज के ऊपर है ना, ये 1 2 3 इस तरीके से। अभी हम कल कल जब हमारी क्लास होगी अगली तो उसके अंदर हम इसको मजीद थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और कि किस तरीके से जो है ना पूरा प्रॉपर जिगजैग जो है ना कि सप्लाई और डिमांड के हवाले से होता है। लेकिन अभी बेसिकली सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मार्केट कभी भी जो है ना कि एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती, क्योंकि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर जाए तो उसका नतीजा ये निकलता है, अगर ये जैसे एक डायरेक्शन में ऊपर गई है तो यहाँ पे ना कोई बाय करने वाला होगा ना कोई सेल करने वाला होगा,
ठीक है ना। जब सेल करने वाला नहीं होगा तो बाय करने वाला भी नहीं होगा। प्राइसेस जो है कि ऊपर की तरफ जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये PSX यहाँ पे डाला था 100, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये पूरा मूव यहाँ पे चला था ना, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी छोटी जो है कि सेलिंग भी नजर आ रही थी। वो सेलिंग क्यों नजर आ रही थी? वो इसलिए नजर आ रही थी कि अगर जो है कि ये सेलिंग ना होती तो ये मजीद प्राइसेस ऊपर ना जाती। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से चीजों को आगे पीछे जो है ना कि मूव करने की कोशिश करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन जो है कि सप्लाई और डिमांड क्रिएट करते हैं और उसी को जो है कि लेते हुए वो लोग आगे चलते हैं। तो ये इंडेक्स की पाकिस्तान में चूंकि ट्रेडिंग नहीं होती इसलिए आपको ये पूरा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे तो आपको उसके अंदर वो मूवमेंट नजर आएगी कि कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। और उसकी बेस के ऊपर जो है ना कि ट्रेडिंग आपको वहां पे होती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब ये जो पैटर्न जो बनते हैं ना आपके ये वाले, ये हमेशा जो है ना कि ये फ्रैक्टेड नेचर में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम में बना है वही पैटर्न आपका डेली में भी बनेगा, वीकली में भी बनेगा और दूसरे टाइम फ्रेम में भी बनेगा। अच्छा, जूम सेशन की वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी? जी सर होगी, लेकिन थोड़ी लेट होगी। ये मेरे ख्याल में 1-2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगी वहां पे। अच्छा, तो अब ये जो आप जो चीज ये समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मार्केट के अंदर ये फ्रैक्टल नेचर अगर ना हो ना तो हम जैसे इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स को लिए ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जो है ना कि ये फ्रैक्टल नेचर थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये आपके सामने वही मैंने पाउंड USD पड़ा हुआ, ठीक है। और अब आप जो है ना कि यहाँ पे ये देखिए कि ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है। ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है। ये लो है, ये आपका हाई है। आप देख रहे हैं वही जिगजैग पैटर्न आपका बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप इसी चीज को 1 आवर में लेके जाएंगे ना तो उस 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी आपको छोटे मोटे जो है कि वही पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। देखिए, जो पहला जो आपका पैटर्न बना था, ये मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जो पहला जो पैटर्न जो हम लोगों ने बनाया था वो इधर से बनाया था, ठीक है ना। ये इधर आया, ये वाला यहां से हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है ना, इस जगह के ऊपर। ये हमारा पहला पैटर्न था, पहली हमारी जो है ना इधर से लेकर के इधर तक ये एक मूव बनी थी बड़ी वाली। और थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। तो अब आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर यहां पर भी आपको छोटे पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये बना है, फिर ये बना है, फिर ये बना है, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर ये इसने जो है ना कि ये जिगजैग वैल्यूज बना दी है। अच्छा, फिर इसी तरह आ जाइए, एक बड़ा सा बना था आपका 4 आवर के अंदर। अगर इसी को आप 1 आवर के अंदर अगर आप उठाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है कि वही चीज फ्रैक्टल नेचर में बनती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। फिर आप ये देखिए, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये ऊपर गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कहने का मकसद ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी कि जो पैटर्न जो आपके जिगजैग में मार्केट चलती है, तो हमारा जो इंटरेस्ट जो है वो इन जगहों के ऊपर है। तो इन जगहों के ऊपर अब अगर मैं इसको दोबारा 4 आवर के अंदर लेके चला जाऊं तो आप देखिए कि अगर मुझे इस ये वाला मूव पकड़ना है यहाँ पे मार्केट पे जाने के लिए और मैं इस जगह पे कहीं मौजूद हूँ, तो मैं कोशिश मेरी ये होगी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय ना करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी या नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके वहां पे इसका जो है कि जो रिट्रेसमेंट आएगी, जो छोटी मोटी जो डाउन की मूव आएगी, उसको आइडेंटिफाई करूंगा और उसके हिसाब से फिर मैं अपनी ट्रेड कर लूंगा, मार्केट में इंटर हो जाऊंगा। तो इसलिए ये जो जिगजैग के जो पैटर्न जो है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये आपने अपने दिमाग के अंदर रखने, हमारी पूरी क्लाउंडा 2 की स्ट्रेटेजी जो है ना कि वो इसी जिगजैग पैटर्न्स के आसपास घूमती है। अच्छा, अब आखिरी जो चीज जो आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं। स्विंग पॉइंट्स या
पिवट पॉइंट्स भी इसे कहते हैं, वो प्राइस के जो है कि हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट होते हैं। वो 3 बार का एक पैटर्न होता है। 3 बार का जो एक पैटर्न होता है उसमें ये क्या होता है कि मार्केट आपकी जो है कि पहला बार जो होता है आपका बार नंबर 1, इसे हम कहेंगे कि ये आपका जो है कि ये हाई है। इसके बाद इसने हायर हाई बनाया और अगला जो है कि लो हायर लो बना दिया। तो जब आपका जो है कि जो मिडल वाली जो कैंडल जो है ना, ये आपकी सिग्निफाई करती है स्विंग हाई को। ये जो स्विंग हाई के पैटर्न जो है ना कि आपको हर रिवर्सल पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि हर स्विंग हाई के पास आपका रिवर्सल हो, लेकिन हर रिवर्सल के पास ही आपको स्विंग पॉइंट मिले। ठीक है ना। अब आप याद रखिएगा एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये मिडिल वाली जो कैंडल जो है ना, अगर यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ मिलता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न आपका आ गया। और अगर इस जगह के ऊपर आपको हैमर मिलता है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग अपर पार्ट में होगी, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग लोअर पार्ट में होगी, तो ये जो है ना कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अच्छा, हम लोग जो इन स्विंग पॉइंट को जो हम लोग समझते हैं ना, हम दो चीजों से समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो कैंडल जो है ना, ये वाली बड़ी कैंडल, मिडल वाली कैंडल, वो पिछली कैंडल को की हाई को बॉडी से ब्रेक करे लाजमन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जो है कि की पॉइंट है कि मिडल वाली कैंडल या स्विंग हाई के अंदर या इसे बुलिश स्विंग पॉइंट के अंदर, या सॉरी ये बेरिश है, ये बुलिश है। बेरिश स्विंग के अंदर आपकी जो मिडल वाली कैंडल जो है, उसकी बॉडी पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करे। विक से नहीं करना हमने, ठीक है ना, विक से नहीं करना हमने, इससे करना। और इसी तरह हम जो है कि ये कहेंगे कि जो तीसरी कैंडल होगी, वो मिडल वाली कैंडल की लो को जो है कि बॉडी से ब्रेक करे। जब ये वाला पैटर्न बन जाता है ना इस तरीके से, तो फिर हम जो है कि बेसिकली अपनी ट्रेड स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आया आने वाले बार के अंदर क्या होने जा रहा है। अब आप इस चीज को सामने रखिए, जहन में रखिए, और इसका बिल्कुल अपोजिट ये वाला है। और अब मैं आपको लेके आता हूं दोबारा एप्पल के चार्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए, ये वाली कैंडल जो है, ये लो है, ये लोअर लो है, ठीक है ना, और ये हायर लो है। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको देखिए, ये वाला पैटर्न आपका बन रहा है रिवर्सल का, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पे ऐसे रखिए और मुझे ये बताइए कि इसकी बॉडी ने इसके हाई को जो है कि क्लोज किया है यहाँ पे। बिल्कुल किया है। ठीक है ना। इसी तरह इसकी बॉडी को, इसके लो को इसकी बॉडी ने क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब ये पैटर्न तो आपका रिवर्सल बन गया है। सही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। एक छोटी सी प्रॉब्लम वो ये आ गई कि हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो होती है इस तरह के पैटर्न्स के ऊपर, वो हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई, ये इसने ब्रेक कर दिया है। अब जो है ना कि ये वाला जो है कि इसके ऊपर जो है कि मेरी एंट्री होगी। और मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये वाली जो कैंडल जो है ना, कि ये आपकी बुलिश कैंडल होनी चाहिए। यानी कि आप ये देखें ना, ये आपकी बुलिश कैंडल है, उसके बाद वाली बेरिश कैंडल होगा। अगर ये बुलिश कैंडल होगी तो पता चलेगा कि मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज मौजूद है। यहाँ पे असल में हुआ क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने ट्रैप किया है लोगों को कि भाई मार्केट बुलिश होने जा रही है। लोगों ने बोला कि अरे ये तो इसने पिछले जो पॉइंट जो थे स्विंग लिक्विडिटी को स्वीप किया, इसने पिछले लो को भी थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर क्लोज, इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्टिव है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर आप जो है ना कि जो कि 3 बार का हम इंतजार करते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं, तो आप ये देखिए कि जो तीसरी कैंडल जो है, क्या उस तीसरी कैंडल का साइज जो है कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल है यहाँ पे? नहीं है। ये कैंडल एक छोटी कैंडल है। ठीक है ना। पावर कैंडल यहाँ पे नहीं है। पावर कैंडल अगर होती तो हमें पता चलता कि हाँ भाई वाकई में इंस्टीट्यूशन जो है कि इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। पावर कैंडल क्यों नहीं है? ये वाली जो तीसरी कैंडल जो है आपकी, पावर कैंडल क्यों नहीं बन रही? कि आप ये देखिए कि इसकी बॉडी जो है कि इसकी रेंज का जो है कि 50% है, 60% नहीं है। 60% से कम है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि ये बुलिश कैंडल नहीं है। ठीक है ना। और तीसरी चीज ये है कि अगर चले आप जो है कि कैंडल के कलर को वो कर लें, और यहाँ पे अगर आप अपनी एंट्री डालते हैं उस कैंडल के ऊपर, और उसके बाद जो अगली कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है, तो फिर वहां पे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे गेम हुआ है। ठीक है ना। तो इस वजह से इन चीजों को समझने की जरूरत पड़ती है। उस पैटर्न को, पैटर्न वहां पे वही बन रहा है। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे पावर कैंडल नहीं है। अगर यहाँ पावर कैंडल होती, वाइड रेंज कैंडल होती, देन यस, वी आर हैप्पी। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम डालता हूँ। देखिए, ये जो कैंडल जो है ना, इस कैंडल के ऊपर आप वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम जो है ना कि पिछले इसके मुकाबले में भी ज्यादा है,
और इसके मुकाबले में भी ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप इस वाली कैंडल को की रेंज देखिए और इस वाली कैंडल की रेंज देखिए। आपको साफ पता चल रहा है कि वॉल्यूम इस वाली कैंडल से ज्यादा है, लेकिन कैंडल का साइज यहाँ पर जो है कि छोटा है ना, इस कैंडल का साइज इसके मुकाबले में रिलेटिवली छोटा है। ये आपकी पावर कैंडल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ जो है कि प्राइसेस ऊपर पुश हो रही है, तो इसका एक नतीजा ये पता चलता है कि हो सकता है कि यहाँ पे अभी भी सप्लाई मौजूद हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से जो है कि ये ऊपर की तरफ जाना चाहती तो यहाँ पे सप्लाई पहले ड्राई आउट होगी, और अगर यहाँ सप्लाई मौजूद है तो वो इंस्टीट्यूशन दोबारा या नीचे आके इस प्राइस के ऊपर बाय कर रहे हैं। जब वो बाय करेंगे तो उसके बाद फिर वो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ना कि इंस्टीट्यूशंस की जो कैंडल्स की जो मैं बात कर रहा था वो ये वाली चीज है। और ये स्विंग पॉइंट जो है ना कि ये समझना जो है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये स्विंग पॉइंट आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन इसको जो है कि हमने इंटरप्रेटेड किस तरीके से करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, उसके बाद जो है ना कि अब बाकी जो चीजें जो है कि हम कल करेंगे, जिसके अंदर हमारा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आएगा, और इसको उसके बाद फिर जो है कि कल हमारे दो सेशन होंगे बेसिकली। एक हमारा सेशन जो है कि 8 बजे होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक, और दूसरा सेशन जो हमारा होगा थोड़ा सा लेट हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स जो है ना कि वो काफी ज्यादा हैं और वो कवर नहीं हो पाएंगे वरना। क्योंकि आप यहाँ पर अगर अब आप देखें टॉपिक्स के ऊपर, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो हमने इसके अंदर जो है कि थोड़ी सी दो चार चीजें रह गई है जो कि करनी है हमने, और उसके बाद फिर जो है कि हम वाइकॉफ के ऊपर स्ट्रेट अवे आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों के जहन में अभी कोई सवाल इस हवाले से मौजूद है तो आप लोग कीजिए, ये फोरम ओपन है क्वेश्चन आंसर के लिए। और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अपने सेशन को खत्म करते हैं। कल दोबारा इसी टाइम के ऊपर आएंगे। ये सेशन अपलोड होंगे लेकिन फौरी तौर पे अपलोड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है कि मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन के बाद अपलोड हो पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे या अटेंड नहीं कर रहे, वो टाइमली जो है कि इसको अटेंड कर लेना सेशन को, वरना फिर वो सेशन का कोई फायदा नहीं है। कोई सवाल किसी के जहन में? अच्छा, कल यही वाला लिंक होगा, और आपके इसी लिंक के ऊपर जो है ना कि पिछले अगले 4-7 दिन तक जो है ना कि मीटिंग्स चलती रहेंगी। जी शमसुल आरिफीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त सेशन आपका ये गया। मैं थोड़ी सी मेरे ख्याल से लेट वो किया, लेकिन इट वाज गुड। बस उसमें थोड़ा सा ये टाइमिंग्स का वो रखा हुआ था दोपहर का, यही टाइमिंग्स ये रहेंगे। ये तो देखें, मैंने तो जो है ना कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त शाम के 8 बज रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को जी ये टाइमिंग अगर सूट नहीं करता तो मैं इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। जी, वो बाकी सबसे पूछ लीजिए, वो देखें जो भी है जी, बाकी। बाकी लोगों की राय क्या है? ये टाइमिंग सही है कि ये आप लोगों को आगे पीछे करना है कुछ? सही है सर। सही है। अच्छा, और कोई साहब? आई एम फाइन विद द टाइम, ठीक है। अच्छा, सुदीप साहब भी कह रहे हैं ठीक है, सही है, सब लोग एग्री कर रहे हैं टाइम के साथ। चलिए ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है, फिर जो है कि बाकी जो है कि हम कल करेंगे, और उसके बाद फिर जो है कि थोड़ा थोड़ा अब और मजीद हम डीप में चलते जाएंगे, तो उसके साथ साथ जो है कि ये आपकी टाइम जो है ना, ड्यूरेशन जो है ना सेशन का बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ओके जी। सर ये थैंक कितने कितने अर्से में खत्म कर रहे हैं आप, यानी कितना यू। वो है कोशिश ये है सारा? कि मैं सैटरडे संडे तक खत्म कर दूँ। जी बेहतर। अच्छा। चलो, थैंक यू सर।